हेलो एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल। मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जी के ट्रिक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले स्पॉटिंग ऑफ एरर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्पॉटिंग ऑफ एरर्स का वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अगर मैं एसएससी प्री एग्जाम की बात करूँ। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए ड्यूरिंग सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और किस किस तरीके से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑफ स्पॉटिंग ऑफ एरर्स। जैसे ही आपके पास एरर्स के क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए वो देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आधा अधूरा पढ़ लेते हैं। मान लीजिए उन्होंने स्टार्टिंग का पढ़ा, स्टार्टिंग के पार्ट ए में उनको लगा एरर है, वो क्या कर देते, पार्ट ए को टिक करके आगे बढ़ जाता है, आगे का सेंटेंस पढ़ते ही नहीं है। बट कभी कभी क्या होता है, ग्रामेटिकल का पूरा नॉलेज तो आपके पास है नहीं, तो हमें क्या करना होता है, आराम से पहले अपने माइंड को पीसफुल रखो, काम रखो, जितना हो सके कंपोज्ड रखो। ठीक है, पहले पूरे के पूरे सेंटेंस को आपको क्या करना है, रीड करना है। रीड होल सेंटेंस, पहले पूरा सेंटेंस रीड करो, उसके बाद आपको क्या करना है, एरर को स्पॉट करना है। पहले ही एरर मार्क करके नहीं रख देना है हमें। ठीक है, पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ो, फिर क्या करना है, हमें वन बाय वन एक एक पार्ट को चेक करना है। जैसे कि स्पॉटिंग एरर की बात करूं तो आप लोगों के पास 4 पार्ट्स होते हैं, ए बी सी डी, और कभी कभी आप लोगों का नो एरर भी आ जाता है ना। तो आपको क्या करना है डियर, आप लोगों को एक एक पार्ट को देखना है। मान लो फर्स्ट पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट में देखो ये जो इतना पार्ट गिवन है ये सही है कि नहीं। मान लो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है, सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको पता है वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो आप बी पार्ट में चेक करो क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सही है कि नहीं। सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो पता है कहाँ से पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है और वर्ब है उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो है ना। ऐसा तो नहीं कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया और वर्ब आप प्लूरल यूज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको देखना होता है कि प्रेपोजिशंस जो यूज की गई है वो करेक्ट है कि नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चंस फिक्स्ड प्रेपोजिशन के भी पूछे जाते हैं कि आप लोगों के पास एक्यूज्ड वर्ड लिखा है, एक्यूज्ड के बाद उन्होंने लिख दिया टू, है ना। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एक्यूज्ड के बाद हमेशा हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको हर पार्ट को अच्छे से एनालिसिस करना है, हर पार्ट में देखना है कि किसी पार्ट में कोई दिक्कत है कि नहीं। फिर आपको क्या करना है, थर्ड थिंग, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। आपका जो भी पार्ट सही है आपको क्या करना है, उसे एलिमिनेट करना है, क्योंकि 4 पार्ट में से किसी भी एक पार्ट में ही दिक्कत होगी, बाकी के 3 पार्ट तो करेक्ट हो गए ना। तो आपको क्या करना है, हर पार्ट में से चेक करना है कि कौन सा पार्ट करेक्ट है। जो भी पार्ट करेक्ट है उसे एलिमिनेट कर दो, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको कम से कम 2 बार देखो कि क्या इसी में ही गलती है तो क्या है। ठीक है जी। अब आपको सभी को मैं बता दूं, जो एग्जामिनर क्वेश्चंस आपसे पूछता है स्पॉटिंग ऑफ एरर्स के, जब मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछता है वो इन्हीं टॉपिक से रहते हैं। फर्स्ट होता है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। आप लोगों को हमने बताया था टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन एंड प्रेपोजिशन। इंटरजेक्शन के सच क्वेश्चंस नहीं आता है। तो ये आपके हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप इन सबको चेक करो। उसके बाद आपको देखना है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, कि क्या सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल्स, टेंसेस से रिलेटेड भी आपके स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट है कंडीशनल्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है वाइल सॉल्विंग स्पॉटिंग ऑफ एरर्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को डिस्कस कराऊंगी वो किसी न किसी पहले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से वही क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराऊंगी, सो दैट आपको पता चले कि कितने सिंपल और इजी क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है, बट स्टिल आप लोग क्या कर जाते हो, छोटी छोटी गलतियां करके आ जाते हो और उसकी वजह से आपके मार्क्स क्या हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि नाउन के कितने कंसेप्ट है, उन किन किन कंसेप्ट पे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है। नाउन के बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, कोशिश करना आप लोग इसका जवाब देने की। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, द बिल्डिंग्स रूफ
needs repairing, otherwise it may fall down and result into many persons death। आप लोगों का पूरा सेंटेंस हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एक एक पार्ट को चेक कर रहे हैं, ठीक है। इधर ध्यान से देखिए, इधर लिखा हुआ है द बिल्डिंग्स रूफ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग की रूफ, रूफ बोले तो छत, ठीक है, छत की बात हो रही है, बिल्डिंग की छत। दैट मीन्स यहाँ पे एक केस यूज किया गया है पोजीशन का केस। किसका यूज किया है, पोजीशन। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि नाउन के पोजीशन केस की बात करें तो 3 केसेस आप लोगों के इसमें बनते हैं, ठीक है जी। अब फर्स्ट केस आपका क्या होता है, फर्स्ट केस होता है आपका लिविंग बीइंग का केस। अगर आपका कोई लिविंग बीइंग का नाउन है, जैसे मैंने लिखा राम की कोई बुक है, मैं बोलूँ ये बुक किसकी है, राम की बुक है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज राम्स बुक। क्या बोलोगे आप, दिस इज राम्स बुक। दैट मीन्स राम क्या आपका लिविंग नाउन है, राम की बुक। तो फर्स्ट केस आप लोगों का ये कहता है पोजीशन का कि आपको क्या करना है, अगर किसी लिविंग बीइंग का किसी अदर नॉन लिविंग बीइंग के साथ पोजीशन बताना है तो आप क्या करते हैं, डायरेक्टली वहां पर अपोस्ट्रोफी एस जोड़ देते हैं, ठीक है। अब सेकंड केस आप लोगों का पोजीशन ये होता है नॉन लिविंग बीइंग। मान लो कोई भी चेयर, अब जो चेयर है आप सभी को पता है 4 पैर की होती है, 4 में से एक पैर भी टूट जाएगा तो काम की बचेगी क्या, कोई बैठ पाएगा क्या उस पर, नहीं बैठ पाएगा। तो अगर मैं बात करूँ चेयर के पैर, ठीक है, क्या बोलूँ मैं, चेयर के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। मान लो एक पैर टूट गया तो वो चेयर क्या हो जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी। तो मैं क्या ऐसे बोल सकती हूँ क्या, मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्या, चेयर्स लेग, मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्या, चेयर्स लेग, ये चीज बोलना सही है क्या। आप बोलोगे मैडम नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि कभी भी आपको नॉन लिविंग बीइंग का पोजीशन बताना है तो वहां पर आप डायरेक्टली अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हो। आपको क्या करना रहता है, उसके लिए यूज करना पड़ता है एक प्रेपोजिशन ऑफ। कौन सा प्रेपोजिशन, ऑफ। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है लैक ऑफ चेयर। क्या हो जाता है, लैक ऑफ चेयर। दूसरा केस आपका ये हो गया। तीसरा केस होता है हिसिंग साउंड वाला। कौन सा होता है, हिसिंग साउंड वाला। हिसिंग साउंड बोले तो अगर मान लो जैसे आप कहीं भी जाते हो तो आपको लिखा हुआ दिखता है गर्ल्स स्कूल या फिर गर्ल्स कॉलेज या फिर गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। अब गर्ल्स की स्पेलिंग में लिखूं, गर्ल्स की स्पेलिंग लिखूं तो क्या होती है, गर्ल्स GIRLS। अब गर्ल्स में वापस एपोस्ट्रोफी एस जोड़ के मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, हॉस्टल। क्या ये लिखना सही होगा, नहीं होगा। क्यों, आप सभी को ध्यान रखना है जब भी किसी भी नाउन के आखिरी में एस जुड़ा हुआ है तो उसके बाद आपको पोजीशन बताना है तो आप डबल अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते हो, आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज कर लेते हो। क्या करते हो, अपोस्ट्रोफी। तो याद रखना हिसिंग साउंड का केस क्या कहता है कि आपको पोजीशन बताना है किसी ऐसे नाउन में जिसमें ऑलरेडी एस ऐड है तो आपको वापस एस जोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी को जोड़ देना है। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। गर्ल्स हॉस्टल, वैसे ही मैं और क्या बोल सकती हूँ, बॉयज कॉलेज। क्या बोल सकती हूँ, बॉयज कॉलेज, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। तो आपका अगर मैं यहाँ पे एरर देखूं तो आपका जो एरर था पार्ट ए में ही था, ठीक है। यहाँ पे क्या एरर था, आप लोग देखो, यहाँ पे बात की गई बिल्डिंग्स रूफ की, बिल्डिंग तो नॉन लिविंग हो गया, नॉन लिविंग का पोजीशन बताना है तो हम लोग क्या करते हैं, रूफ ऑफ बिल्डिंग कर देंगे, ठीक है जी। तो आपका पार्ट ए में करेक्शन हो जाएगा, द रूफ ऑफ बिल्डिंग सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो इन्होंने वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर यूज किए, नीड्स रिपेयरिंग, अदरवाइज इट में फॉल डाउन। इट यूज किया है, इट किसके लिए यूज किया है, बिल्डिंग की रूफ के लिए, सिंगुलर है तो हमने क्या यूज किया है, इट। मे फॉल डाउन, अब मे क्या होता है आपका पार्ट ऑफ स्पीच में, ये होता है आपका मॉडल। और आप सभी को पता होना चाहिए कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर फॉल डाउन लिखा है एंड रिजल्ट इनटू मैनी पर्संस डेथ। दैट मीन्स पार्ट बी सी डी बिल्कुल करेक्ट था, कोई भी एरर यहाँ पर नहीं था। आपका एरर कौन से पार्ट में था, पार्ट ए में था, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के सामने गिवन है, कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने की और बताइए कहाँ पे एरर हो सकता है, ठीक है। हम आपको बता दें, सबसे पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं इसे। आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। मैंने क्या किया भैया, जॉन और मैरी का घर विजिट किया, बट जब भी मैं गई दोनों बार मैंने क्या पाया, उन कपल को मौजूद नहीं पाया घर पे, मतलब दोनों बार कहीं ना कहीं बाहर रहते थे वो,
ठीक है जी। अब आपको पता है ना यहाँ पे एरर क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे बात क्या की गई है, आई विजिटेड। आई दैट मीन्स आपका हो गया सब्जेक्ट, विजिटेड यूज क्या है, दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस चल रहा है आपका सिंपल पास्ट में। आई विजिटेड, क्या विजिट किया मैंने, जॉन और मैरी का घर, दैट मीन्स बात की जा रही, पोजीशन बताया जा रहा है, किसका पोजीशन बताया जा रहा है, जॉन और मैरी के घर का पोजीशन बताया जा रहा है। ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट, ये वाले पार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, ये वाला पार्ट भी बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स जो एरर है कहीं पे वो पार्ट बी वाले एरर में। अब आप बोलोगे मैडम क्या एरर है, यहाँ पे तो लिविंग बीइंग था, आखिरी में अपोस्ट्रोफी दिया हुआ है और फिर उसका पोजीशन दिया हुआ है, क्या एरर है, यहाँ पे एरर है कॉमन पोजीशन की। किसकी एरर है डियर स्टूडेंट्स, कॉमन पोजीशन की एरर है। अब आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनना है कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी आप किसी नाउन का दूसरे नाउन के साथ पोजीशन बताते हो तो याद रखना, अगर यहाँ पे दो नाउन गिवन है तो आपको दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करनी होती है। आपको जो भी नाउन आखिरी में दिया हुआ है उस नाउन के आखिरी में अपोस्ट्रोफी यूज करना होता है और फिर दूसरे नाउन के साथ उसका पोजीशन बताना होता है। जैसे मैं बोलूं जॉन और मैरी दोनों कपल है, दोनों का एक ही घर होगा, बट ऑब्वियस सी बात है, तो मैं क्या करती हूँ, जॉन और मैरी में से जो आखिरी वाला नाउन है ना, जो एंड के बाद दिया हुआ है नाउन, उसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस जोड़ देती हूँ और उसके बाद उसका पोजीशन बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा वो पार्ट बी में हो जाएगा। आप इस एरर को सही कैसे करोगे, आप यहाँ पे जॉन में से अपोस्ट्रोफी एस हटा दोगे और कर दोगे जॉन एंड मैरीज हाउस, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल और भी गिवन है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इफ टू नाउन्स आर जॉइंड विथ एंड, अगर दो नाउन को हम ज्वाइन करते एंड से और उनके बीच में क्लोज रिलेशन होता है तो हम हमेशा अपोस्ट्रोफी कहाँ पे यूज करते हैं, जो भी लास्ट नाउन होता है उसके साथ करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है जॉइंट अकाउंट, जॉइंट अकाउंट है मतलब दोनों का एक ही अकाउंट है, एक ही अकाउंट है तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले के साथ अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं, ठीक है। रिया और प्रिया आपस में कौन है, सिस्टर है, अगर सिस्टर्स है तो इनके फादर कौन होंगे, एक ही होंगे, तो हम क्या करेंगे, रिया के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, जो आखिरी में नाउन दिया हुआ है उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे एंड देन उनका पोजीशन बता देंगे, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आया होगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से देखिए क्या लिखा है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सर। इधर लिखा है द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स, ठीक है जी। यहाँ पे बात की जा रही कि जो अमीर लोग हैं उन लोगों की जो लाइफ है वो उतनी पीसफुल नहीं होती है जितनी की गरीब लोगों की होती है, ठीक है। चलिए बताइए क्या एरर हो सकता है, देखो ध्यान से देखते हैं, हम लोग पार्ट ए को चेक कर लेते हैं क्या एरर हो सकता है क्या। द लाइफ ऑफ रिच, अब एक छोटा सा स्ट्रक्चर आप लोगों को मैं ग्रामर का बता रही हूँ, स्ट्रक्चर को आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। वो स्ट्रक्चर ये है द के बाद आप लोग क्या यूज करते हो, नाउन, बीच में आता है नाउन के बाद ऑफ, तो ऑफ के बाद अगर कोई आपका पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ड आएगा तो वो क्या होगा, नाउन ही होगा। याद रखना ये आपका स्ट्रक्चर होता है एक, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ये हो गया द, ये लाइफ आपका पार्ट ऑफ स्पीच में हो गया नाउन, ऑफ उसके बाद ये भी क्या है आपका नाउन है, क्या है नाउन। अब आप बोलोगे मैडम द रिच, द तो आर्टिकल हो गया और रिच अलग चीज हो गई, तो द प्लस रिच ये नाउन कैसे है। तो ध्यान से समझो कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर थर्ड क्या कहता है, कंसेप्ट नंबर थर्ड ये कहता है कि कभी भी आप एडजेक्टिव, कभी भी आप एडजेक्टिव के पहले क्या जोड़ लेते, द जोड़ लेते आर्टिकल, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बन जाते हैं, ये दोनों आपस में मिलके बन जाते हैं नाउन, और नाउन भी कैसे, प्लूरल केस के, कौन से केस के डियर स्टूडेंट्स, प्लूरल केस के। तो आप सभी लोग याद रखना द प्लस एडजेक्टिव ये दोनों आपस में मिलके किसकी तरह एक्ट करते हैं, ये दोनों प्लूरल नाउन की तरह एक्ट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो द रिच है, द रिच का मतलब हो गया जितने भी रिच लोग हैं इस दुनिया के वो, ठीक है, उनकी जो लाइफ है वो उतनी पीसफुल नहीं है जितनी की पुअर लोग हैं उनकी। दैट मीन्स इस पार्ट में देखते हैं हम कोई एरर है क्या, इज नॉट इन मैनी, सही है, इज लिखा हुआ है यहाँ पे क्यों, क्योंकि लाइफ की बात हो रही, लाइफ सिंगुलर नाउन है तो हमने यहाँ पे इज यूज कर लिया।
इन मैनी वेज, मैनी के बाद आप सभी को पता होना चाहिए कि मैनी के बाद हम क्या लगाते हैं, हमेशा प्लूरल नाउन यूज करते हैं। तो यहाँ पे वेज लिखा है एज पीसफुल एज। अब तीसरा कंसेप्ट और बता देती हूँ मैं आपको, एस और एस, इनके बीच में हमेशा जो भी वर्ड आता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो हमेशा पॉजिटिव कैटेगरी का आता है। कौन सा आता है, पॉजिटिव का। जैसे मैं बोलूँ एज बेटर एस, तो वो चीज़ हो जाएगी इनकरेक्ट, आपको क्या बोलना होगा, एज गुड एस, ठीक है। तो वैसे इधर एज पीसफुल एस, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं, पार्ट सही है। दैट ऑफ द पुअर्स, अब इन्होंने क्या किया भैया, ध्यान से देखो, अब इन्होंने कर दिया इधर द के बाद पुअर्स। अब आप लोग मुझे खुद ही बताओ कि रिच और पुअर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है। आप कहोगे मैडम एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये किसी की क्वालिटी के बारे में बता रहा है। अगर मैं बोलूँ ये रिच है, ये पुअर है, तो वो क्या कर रहा है, किसी पर्सन की विशेषता बता रहा है। और जो वर्ड किसी भी पर्सन की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो रिच और पुअर आपका एडजेक्टिव हो गया। क्या आप पोजीशन कभी भी एडजेक्टिव में लगाते हो, नेवर। हम कभी भी पोजीशन कहाँ पे लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ लगाते हैं, और नाउन के साथ पोजीशन लगाते हैं। तो बट इन्होंने क्या कर दिया, एडजेक्टिव के साथ पोजीशन बता दिया, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया भैया, गलत हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसे करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के लिए हम लोग पार्ट डी में एरर मार्क कर देंगे, और अगर इसको हमें सही लिखना हो तो सही क्या हो जाएगा, द पुअर, दैट्स इट, और कुछ नहीं आपको करना है, ठीक है। अब आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर, ठीक है। द रिच मतलब जितने भी रिच क्लास के लोग हैं वो, द पुअर मतलब जितने भी पुअर क्लास के लोग हैं वो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या लिखा है इधर। The teacher said to us that one ought to work hard in order to attend one goal. बताइए कहाँ पे एरर हो सकता है, पार्ट ए में चेक कर लेते हैं, क्या कोई एरर हो सकता है। द टीचर सेड, कुछ दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सही है। टीचर ने बोला, पास्ट की बात चल रही है, क्या बोला, टू अस, ये भी बिल्कुल सही है। दैट क्या करना चाहिए, वन और टू, और टू क्या है, एक मॉडल है। और टू यूज किया जाता है जब किसी भी पर्सन की हम क्या बताते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं, ठीक है, नैतिक कर्तव्य बताते हैं, तो हम यूज करते हैं और टू। और आप सभी को पता होना चाहिए एक बात कि मॉडल के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो और टू के बाद इन्होंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, वर्क हार्ड। क्यों वर्क हार्ड करना चाहिए, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू क्या है, आपका एक फ्रेज है, इन ऑर्डर टू दैट मीन्स इसीलिए, टू अटेंड वंस गोल, खुद के गोल अटेंड करने के लिए। अब आप खुद ही बताओ, वन गोल, क्या ये वन गोल, इनके बीच में कुछ कनेक्शन होना चाहिए, बट इनके बीच में कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने लिख दिया वन गोल। वन गोल आपस में इंटरकनेक्टेड दिख ही नहीं रहे। अब हमें क्या करना है, इसे कनेक्ट करना है, इनके बीच में पोजीशन ऐड करना है। अब इनके बीच में पोजीशन ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्ट डी में एरर मार्क कर देंगे और इसको सही करके लिख देंगे वंस गोल। क्या कर देंगे, सही लिख के अपन वंस गोल, मतलब अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे गोल का पोजीशन बताना था हमें किसके साथ, वन के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन है आप लोगों का ये इंडेफिनिट प्रोनाउन, आप सभी को पता होगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन का हम क्या कर रहे हैं, दूसरे नाउन के साथ पोजीशन बता रहे हैं, तो हम कहाँ जोड़ देंगे, अपोस्ट्रोफी इसके आखिरी में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अब हो गया रिलेशन, दैट मीन्स ग्रामेटिकली अभी हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्यू सोल्जर्स डेयर्ड टू टर्न अ डेफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। अब यहाँ पे बात की जा रही, कुछ सोल्जरों ने क्या किया, उन्होंने टर्न अ डेफ ईयर। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि टर्न अ डेफ ईयर एक इडियम है, मुहावरा है, जिसका मतलब होता है किसी की बात को क्या कर देना, अनसुना कर देना, ठीक है। जब हम किसी की बात को अनसुना कर देते तो उसके लिए इंग्लिश में एक इडियम होती है जिसे हम कहते हैं टर्न अ डेफ ईयर, ठीक है। अब आप सभी को एक छोटी बात बता दूं कि फ्यू हम यूज करते किसके लिए, सिंगुलर नाउन के लिए, किसके लिए, सिंगुलर नहीं सॉरी प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए यूज करते भैया, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। और आप सभी को पता होगा प्लूरल काउंटेबल के लिए यूज करें, दैट मीन्स फ्यू के बाद जो भी नाउन आएगा वो कौन से केस का होगा, प्लूरल केस का होगा। तो यहाँ पे सोल्जर्स लिखा है, दैट मीन्स पार्ट ए आपका हो गया ग्रामेटिकली करेक्ट, कोई भी एरर नहीं है। डेयर्ड, दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, सेंटेंस चल रहा है सिंपल पास्ट में। डेयर्ड टू, अब आप सभी को पता होना चाहिए टू के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं,
फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। टू के बाद टर्न अ डेफ ईयर, एक इडियम लिखा है, यहाँ तक सही है। टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर। अब मुझे एक बात बताओ, कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर, अब वो क्या कर रहे हैं, अपने कमांडर इन चीफ के ऑर्डर को नहीं बात मान रहे, उनकी बात को नहीं मान रहे। दैट मीन्स ऑर्डर और कमांडर चीफ इन दोनों का आपस में क्या होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए। पोजीशन होना चाहिए तो क्या इस तरीके से पोजीशन यूज करना सही है? आप बोलोगे मैडम अभी आपने बताया था कि हाँ लिविंग नाउन के आखिरी में हम अपोस्ट्रोफी एस जोड़ देते और दूसरा नाउन लगा देते तो सही हो जाता है। बट दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत है कंपाउंड नाउन की। आप लोग ध्यान से देखो, इन्होंने यहाँ पे कमांडर्स के अंदर क्या लगा दिया है, अपोस्ट्रोफी लगा दिया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आपका केस होता है कंपाउंड नाउन का तो आप उसका पोजीशन यूज करते तो हमेशा जो लास्ट वर्ड होता है ना उसमें आप लोग अपोस्ट्रोफी लगाते। तो आपका यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। क्या होगा, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। आप लोग यहाँ पे पोजीशन ना बता के आप जो आखिरी वाला वर्ड है कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ के ऑर्डर को उन्होंने नहीं माना है, कमांडर इन चीफ के ऑर्डर्स को उन्होंने नहीं माना है। तो ये आपका हो गया पूरा नाउन। इस नाउन के आखिरी में हो गया दूसरा नाउन, दैट मीन्स आप इसका पोजीशन बताएंगे आखिरी। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे दो एग्जांपल्स गिवन है। ब्रदर इन लॉ भी आपका क्या है, कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन दैट मीन्स जो दो या तीन वर्ड से मिलकर बनता है, तो आपने पोजीशन लगाया बिल्कुल लास्ट वाले वर्ड में। सिमिलरली फादर इन लॉ, ये चीज गलत हो गई, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे पोजीशन लगा दिया, बट आपको कहाँ लगाना था, यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट फिफ्थ क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ बहुत ही शानदार है, जल्दी से बताइए आप लोग क्या इसका आंसर हो सकता है। क्या लिखा है इधर, he came to his wits end when he found that his younger brother had slapped his wife. उसकी बुद्धि चकित हो गई जब उसने पाया कि उसके छोटे भाई ने उसकी वाइफ को क्या मार दिया, तमाचा मार दिया, स्लैप कर दिया है। ठीक है, वन बाय वन हम ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ही केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है, दैट मीन्स अगेन सेंटेंस हमारा कौन से टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। ही केम टू हिज विट्स एंड, अब विट्स एंड क्या होता है भैया, ये भी बात हो गई हमारी ईडियम फ्रेजेस की। विट्स एंड का मतलब जो चीज आपके बुद्धि के परे परे हो। विट्स एंड का मतलब होता है चकित हो जाना, एग्जाम में पूछी भी जाती है इस ईडियम का मतलब, है ना। तो विट्स एंड का मतलब होता है चकित हो जाना, आश्चर्यचकित, है ना। तो विट्स एंड व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया। अब देखो यहाँ पे इन्होंने फाउंड यूज किया है, क्यों? क्योंकि हमारा सेंटेंस चल रहा था पास्ट का, दैट मीन्स पार्ट बी में एरर नहीं है। दैट हिज यंगर ब्रदर, हिज यूज क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया गया है सिंगुलर के लिए, दैट मीन्स यहाँ पे हिज में भी कोई दिक्कत नहीं। दैट इज यंगर ब्रदर हैड, उसके भाई ने थप्पड़ मार दिया था। हैड के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते, सभी को पता होगा, दैट मीन्स ये भी पार्ट सही है। हिज वाइफ बिल्कुल सही है, कोई भी एरर नहीं है। सी वाला पार्ट सही है, बी पार्ट सही है, डी सही है, नो एरर भी नहीं है। एरर है क्या, बताओ आप लोग मुझे। आप बोलोगे मैडम नो एरर हो गया, नहीं, स्टिल देयर इज एन एरर। इस क्वेश्चन में अभी भी एरर है, और वो एरर कहाँ पर है, पार्ट ए में। क्यों एरर है भैया, ध्यान से देखो। अभी हमने आपको बताया पोजीशन बताने के लिए तीन केसेस होता है ना। पहला केस हमने आपको बताया लिविंग बीइंग के साथ, दूसरा नॉन लिविंग के बाद, और तीसरा हमने बताया था हिसिंग साउंड के साथ। ठीक है, अब एक चीज होती है कंसेप्शन। इंग्लिश ग्रामर में जब आप कोई रूल्स पढ़ते हो तो उनके साथ में बहुत सारे अपवाद भी आते हैं, और उन अपवादों में से ही क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है। तो कुछ अपवाद है, उनका फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। याद रखना, कभी भी आप लोगों को इडियमेटिक एक्सप्रेशन दिखे, इडियमेटिक एक्सप्रेशन मतलब कोई मुहावरा दिखे, तो उनके बीच में से आप अपोस्ट्रोफी को हटा नहीं सकते हो एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अगर इधर लिखा है बर्ड्स आई व्यू, तो आप क्या करोगे, बर्ड को, बर्ड के बाद अपोस्ट्रोफी एट लिखोगी। वैसे इधर लिखा है एट अ स्टोन्स थ्रो, तो आप बोलोगे मैडम स्टोन तो हो गया पत्थर, पत्थर हो गया नॉन लिविंग, और आपने तो कहा था मैडम नॉन लिविंग के साथ आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, बट यहाँ पे तो गिवन है। तो भैया गिवन है तो हम इसको एज इट इज याद कर लेंगे। ठीक है, इडियमेटिक एक्सप्रेशन में से आप कभी भी अपोस्ट्रोफी एस हटा नहीं सकते हो, आपको इसे एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना, ये आपके इडियमेटिक एक्सप्रेशन हो गए। दूसरे कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज दैट मीन्स अर्थ, अर्थ के रोटेशन की बात हो तो अब भी आप अपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
मून्स प्रेजेंस यूज कर सकते हो, कोई भी एरर नहीं है, ये पूरी चीज तरीके से क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। नेक्स्ट है पर्सोनिफाइड थिंग्स। पर्सोनिफाइड क्या होता है भैया? पर्सोनिफाइड का मतलब होता है जब भी आप किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग की तरह कंसीडर करें, ठीक है। जैसे इधर लिखा है नेचर्स ब्लेसिंग, नेचर कभी आशीर्वाद दे सकता है क्या? आशीर्वाद तो हम अपने बड़े बुजुर्ग से लेते हैं, am I right? है ना, तो ये नेचर की ब्लेसिंग कैसे देगा? अब आप सभी को पता होगा हमें नेचर से क्या मिलता है, धूप मिलती है, छाया मिलती है, बारिश मिलती है, सारी इतनी सारी चीजें मिलती है, तो देखा जाए एक वरदान के रूप में ही तो है हमारे लिए, है कि नहीं? तो नेचर क्या करता है, हमें ब्लेस करता है। एट डेथ्स डोर, ये क्या है, ये भी एक पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन करते हैं तो हम लोग इसे एज इट इज यूज करते हैं। अपोस्ट्रोफी है एस हटाने की गलती कभी भी मत करना। वैसे ही टाइम एक्सप्रेसिव नाउन्स के लिए भी आप लोग क्या कर सकते हो, अपोस्ट्रोफी बिल्कुल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एरर था, पार्ट ए में एरर था, आपको क्या करना था, यहाँ पे विट्स के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाना था, WIT विट्स और फिर एंड, आपको इस तरीके से लिखना था, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। WIT अपोस्ट्रोफी एस और फिर एंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7th, इधर लिखा है इंडिया एंड चाइना's प्रेजेंट कंडीशन क्लियरली इंडिकेट दैट both the countries will will face a lot of problems in the coming time. No error. बताइए आप लोग यहाँ पे क्या एरर हो सकता है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं, इंडिया एंड चाइना's प्रेजेंट कंडीशन, ठीक है। उनकी प्रेजेंट कंडीशन की बात करी जा रही है। इंडिया की कंडीशन अलग है, चाइना की कंडीशन अलग है। इन्होंने यहाँ पे क्या कर लिया भैया, अपोस्ट्रोफी सिर्फ चाइना के साथ दे दिया है। क्या ये चीज करेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है, चाइना की कंडीशन अलग है प्रेजेंट और इंडिया की अलग है। इंडिया की कंडीशन को हम चाइना की कंडीशन से क्या कर सकते हैं, मेजर कंपेयर नहीं कर सकते। दैट मीन्स इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, अपोस्ट्रोफी सिर्फ लास्ट वाले नाउन में लगा लिया है और इंडिया के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया है, तो चीज़ क्या हो गई, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गई। अब हम लोग बाकी का पार्ट भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। एरर तो हमको दिख गया है पार्ट ए में, बट हम आगे का पार्ट भी चेक कर लेते हैं। प्रेजेंट कंडीशन क्लियरली इंडिकेट, अब देखो इंडिकेट यूज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप सभी को पता है जब नाउन सिंगुलर होता है तो हम वर्ब भी क्या लगाते हैं, सिंगुलर। और यहाँ पे दो नाउन है, इंडिया और चाइना, दो नाउन है, दैट मीन्स प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो हम इंडिकेट लिखेंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ इंडिया की कंडीशन की बात होती तो हम यहाँ पे इंडिकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। दैट बोथ द कंट्रीज, आप सभी को पता है बोथ के बाद आप हमेशा कौन सा नाउन लगाते हो, प्लूरल लगाते हो, है ना। बोथ द कंट्रीज विल फेस, विल के बाद भी हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट, विल फेस, सही है। अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अ लॉट ऑफ के बाद कौन सा नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है, दैट मीन्स पार्ट डी सही है, सी सही है, बी भी सही है। एरर कहाँ पे था आपका, पार्ट ए में एरर था, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप लोगों के दो नाउन्स कनेक्टेड हो, किससे, एंड से, और उनके बीच में कोई भी क्लोज रिलेशन नहीं हो, तो फिर आप क्या करोगे, आप अपोस्ट्रोफी दोनों के साथ लगाओगे, ठीक है। फर्स्ट वाला केस आपको मैंने बताया था, अगर दोनों नाउन के बीच में क्लोज रिलेशन हो तो लास्ट वाले वर्ड पे आपको अपोस्ट्रोफी लगाना है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो आप दोनों के साथ इंडिविजुअली अपोस्ट्रोफी लगाओगे। वैसे एग्जाम्पल भी एक इधर दिया हुआ है, शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ पोएम। अब ये दोनों क्या है, किसी महान लेखक के नाम है, पोएट्स के नाम है। इन दोनों की पोएम्स अलग अलग होगी, दोनों की पोएम अलग अलग है, तो पोजीशन भी हम दोनों के साथ अलग अलग बताएंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे लिखा है रिया एंड प्रिया हस्बैंड, हस्बैंड, बट ऑब्वियसली बात है दोनों के अलग अलग हो गए, है ना, एक तो हो नहीं सकता ना भाई, अलग अलग हो गए, तो रिया के साथ भी हमने लगाया और प्रिया के साथ भी, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट में एरर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इंडियाज एंड चाइनास प्रेजेंट कंडीशन, ठीक है। कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, रनिंग अ 5 स्टार्स होटल नीड्स मच मोर मनी देन व्हाट वी हैव इन अवर अकाउंट। एक 5 स्टार होटल को रन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है जितना कि हमारे अकाउंट में है, ठीक है। देख लेते हैं, रनिंग अ 5 स्टार, अ लिखा है, आप सभी को पता होगा अ इंडेफिनिट आर्टिकल है जो हम किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने होटल के लिए क्या यूज किया है, अ। अभी 5 स्टार क्या है, होटल के पहले यूज किया 5 स्टार। जो चीज नाउन को क्वालिफाई करती है वो क्या होती है आपकी, एडजेक्टिव।
होटल हो गया आपका नाउन। अब यहाँ पे यूज किया इन्होंने क्या, एडजेक्टिव। ये 5 स्टार क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। नीड्स, अब इन्होंने लिखा नीड्स, वर्ब में क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया। जब भी हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं वो हमारी सिंगुलर वर्ब बन जाती है, तो यहाँ पे सिंगुलर ही बात हो रही, दैट मीन्स नीड्स क्या है, करेक्ट है। मच मोर, ठीक है, मनी के लिए हम क्या यूज करते हैं, मच यूज करते हैं, सभी को पता होना चाहिए। नीड्स मच मोर मनी देन व्हाट वी हैव, वी के साथ हम हैव यूज करते हैं, इन अवर अकाउंट। यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, पार्ट डी सही है, पार्ट सी भी सही है। अब एरर कहाँ हो सकता है भैया, एरर जो है भैया वो है पार्ट ए में। क्या एरर है, आपको याद रखना है कभी भी इस टाइप का नाउन हो, 5 स्टार्स, 5 स्टार्स कैसे नाउन है, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, 5 स्टार हाइफेनेटेड नाउन। जब भी इस तरीके वर्ड होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइफेनेटेड नाउन कहते हैं। ऑल्दो नाउन को ही क्वालिफाई करे बट स्टिल हम क्या कंसीडर करते हैं इसे, हाइफेनेटेड नाउन कंसीडर करते हैं। और जब भी हाइफेनेटेड नाउन होते हैं तो हम हमेशा उसे कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, स्टार्स में से एस को हटा देना था, तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता। रनिंग अ 5 स्टार होटल, ठीक है, 5 स्टार होता है, 5 स्टार्स नहीं होता है। वैसे एक एग्जाम्पल इधर लिखा हुआ है, 100 रुपी नोट होता है, 100 रुपीज नोट नहीं होगा। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट 8 समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं कंसेप्ट नंबर 9 की तरफ। कंसेप्ट 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देख लेते हैं। He gave me 2 important informations I had been waiting for the previous 2 months. देखो, he gave me, that means बात की जा रही काय की, सिंपल पास्ट टेंस की, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। 2 important information, अब आप खुद ही बताओ मुझे, इंफॉर्मेशन, उन्होंने मुझे 2 इंपॉर्टेंट सूचनाएं दी। I had been waiting, I had been waiting, that means पास्ट परफेक्ट की बात की जा रही है। कितने टाइम से वेट कर रहा था मैं, 2 महीने से वेट, मतलब पार्ट ए में कोई एरर नहीं है, पार्ट ए में कोई भी एरर नहीं है। अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, आई हैड बीन वेटिंग, ये बात की जा रही पास्ट परफेक्ट टेंस की, आई हैड बीन वेटिंग, इसमें भी कोई एरर नहीं है। फॉर प्रीवियस 2 मंथ्स, पार्ट डी भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट। तो फिर एरर कहाँ है, एरर है आप लोगों का पार्ट बी में। अब नाउन का केस क्या कहता है, नाउन का केस ये कहता है कि आप कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस या ईएस नहीं जोड़ सकते हो उसे प्लूरल बनाने के लिए। जैसे मैं बोलूं पटेटो, पटेटो का प्लूरल बनाओ तो आप पटेटोस ईएस जोड़ दोगे, है कि नहीं। मैं बोलूं बैग, बैग का प्लूरल क्या हो जाता है, बैग्स, है ना। एस या ईएस जोड़ के हम क्या करते हैं, नाउन को प्लूरल बनाते। बट जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसमें आप कभी भी एस या ईएस नहीं जोड़ सकते हो, बिकॉज बट ऑब्वियस सी बात है, अगर वो नाउन अनकाउंटेबल है, आप उसे काउंट ही नहीं कर सकते हो, तो फिर आप उसे प्लूरल कैसे बनाओगे, है ना। तो कुछ नाउन कौन कौन से है आपके सामने गिवन है, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मिसचीफ, इलेक्ट्रिसिटी, हेयर, ये सारे नाउन हैं। आप इनके साथ कभी भी एस या ईएस नहीं जोड़ सकते। और दूसरी चीज क्या, ये अनकाउंटेबल है तो क्या आप इनके आगे आर्टिकल ए और एन यूज करोगे, नेवर, कभी भी नहीं। इनके साथ आप आर्टिकल भी यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। मैं बोलूँ मुझे वाटर चाहिए तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मुझे वाटर्स दो, नहीं, वो चीज़ हो जाएगी इनकरेक्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लूरल नहीं बनाओगे, 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बोलोगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एन अर्थक्वेक is a natural phenomenon and nobody can check it, be sure। ठीक है, अर्थक्वेक की बात की जा रही है, ई से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल, वॉवेल के पहले आप सभी को पता है हम आर्टिकल क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। पार्ट ए में कोई भी एरर नहीं है, ओके जी। अब इन्होंने यहाँ पे इज यूज किया है, इस, दैट मीन्स सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन के लिए यूज किया है, ठीक है। अ नेचुरल फिनोमिनन, अ नेचुरल फिनोमिनन, अ किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। नेचुरल हो गया आपका क्या, एडजेक्टिव, फिनोमिनन हो गया आपका नाउन। एंड नोबडी कैन चेक, कैन हो गया आपका मॉडल, और कैन के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो कैन के बाद इन्होंने चेक लिखा है। चेक इट, इट यूज किया है, इट सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन सिंगुलर नाउन के लिए यूज किया है। बी श्योर, ठीक है। पार्ट डी में भी कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट सी में भी कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट ए में भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट मीन्स दिक्कत तो कहीं है ही नहीं, है कि नहीं। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं, ग्रामेटिकली पूरी तरीके से ये सही है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जहाँ पे कोई भी एरर नहीं होता है, तो आपको वहाँ पे क्या टिक करना होता है, नो एरर,
ठीक है, तो आपका यहाँ पे कोई भी एरर नहीं था, पूरी तरीके से क्वेश्चन आपका सही था। ठीक है, फिनोमिनन आपका होता है सिंगुलर, तो फिनोमिना हो जाता है प्लूरल। क्राइटेरियन होता है सिंगुलर, तो इसका प्लूरल हो जाता है क्राइटेरिया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। मैंने आप लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे, अलग अलग कंसेप्ट पे बेस्ड। ठीक है, अब इसके आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको डिफरेंट टॉपिक कराने वाली हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, मैंने जितने भी क्वेश्चंस रखे बहुत ही रेलेवेंट रखे, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो पूछे जा सकते वही रखे। आगे आने वाली क्लासेस में भी मैं आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोगों ने देखा आखिरी तक, बने रहे आप लोग, उसके लिए थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में शेयर करना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब करना। ठीक है, मुझे कमेंट में लिख के बताना अगर कुछ भी आपके मन में क्वेरी या डाउट हो। ठीक है, तो आज के लिए हम आप लोगों से यहीं पे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद टू ऑल।